वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रेडमार्क। अब ये उसका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 इसलिए है क्योंकि जो चैप्टर 1 था ट्रेडमार्क का वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपकी स्क्रीन पे उसकी तस्वीर दिख रही है और यहाँ टॉप पे मैंने उसका एक लिंक भी लगा दिया। आप चाहें तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये वाला वीडियो भी आराम से समझ लग जाए, क्योंकि ये सीक्वेंस के साथ ही समझ लगता है। ठीक है, अब हमने उस वीडियो में ये जाना कि ट्रेडमार्क होता क्या है और ट्रेडमार्क पे रजिस्ट्री कैसे मिलती है, और रजिस्ट्री मिल जाए तो उसे फ़ायदा क्या क्या पहुंचता है मालिक को जिसने उस ट्रेडमार्क को बनाया। ठीक है, तो वो वहाँ पे हमने जाना। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक बंदे को जब ट्रेडमार्क के राइट्स मिलते हैं तो वो उन राइट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक दफ़ा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाए तो ट्रेडमार्क से कैसे वो फ़ायदा उठा सकता है। उसके अलावा अगर उस ट्रेडमार्क को कोई उसके राइट को कोई वॉलेट करे तो क्या नुकसान होंगे उस बंदे को, ठीक है, जिसने राइट वॉलेट किया। उसके अलावा और भी इसमें चीज़ें आप जानेंगे। ठीक है, अगर आप इंटेलेक्चुअल लॉ के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के अकाउंट से भी ले सकते हैं। इंटेलेक्चुअल लॉ के नोट्स डले हुए हैं, आपने इस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको सिंपली प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, वो सेंड हो जाएगा एडमिन को। फेसबुक पेज से भी अपने नोट्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप की ऑप्शन भी है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे मैसेज जो है डायरेक्ट सेंड, तो इस तरह से एडमिन को मैसेज पहुँच जाएगा जो कि आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपको नोट्स सेल कर देंगे। Introduction. When a trademark is registered, the owner gets the right to use it and stop others from using it without permission. ज़ाहिर बात है, जब ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है जो ओनर है उसके पास पूरा इख्तियार होता है उस ट्रेडमार्क पे, तो कोई भी बंदा उस ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकता बगैर ओनर की परमिशन के। द लॉ हेल्प्स द ओनर प्रोटेक्ट द मार्क्स फ्रॉम मिसयूज। और जो ट्रेडमार्क्स हैं उसको लॉ प्रोटेक्शन देती है। कैसे? जब एक दफ़ा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाए तो लॉ खुद फिर उस ट्रेडमार्क को हिफाजत दे रही होती है, यानी कि कोई भी बंदा उस ट्रेडमार्क को मिसयूज़ नहीं कर सकता, ना ही बगैर परमिशन के यूज़ कर सकता है या ख़राब कर सकता है। इस प्रोटेक्शन को हम नाम देते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेडमार्क राइट्स। ठीक है, आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है, डिफाइन द इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेडमार्क्स राइट। समझ जाएगा कि इसमें वो आपसे पूछते हैं कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री के बाद इंसान के ऊपर क्या राइट्स लगते हैं, तो वही सेम देना है आपने। इट मीन्स टेकिंग लीगल एक्शंस व्हेन समवन कॉपीज और मिसयूजेस अ ट्रेडमार्क। जब एक दफ़ा लॉ क्या करता है कि जब रजिस्ट्री हो जाती है ट्रेडमार्क की तो कोई भी बंदा उस ट्रेडमार्क को ना कॉपी कर सकता है ना मिसयूज़ कर सकता है बगैर ओनर की परमिशन के। देयर आर टू मेन वेज टू प्रोटेक्ट द ट्रेडमार्क राइट्स। अब आपने दो तरीके भी बताने हैं जिससे ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन मिलती है। पहला तरीका है इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग, जिसको हम कहते हैं फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। दूसरा है पासिंग ऑफ एक्शंस फॉर अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अब यहाँ पे देखें, दो तरह के ट्रेडमार्क्स की बात हो रही है। पहला वो ट्रेडमार्क है जिसको बाकायदा एक अदारे में जाके रजिस्टर करवाया है, उस ट्रेडमार्क के ऊपर आप कोर्ट में जाके इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है कि किसी ने आपके राइट्स को वायलेट किए, तो राइट वायलेशन वाले प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ऊपर। दूसरा ट्रेडमार्क वो होता है जो रजिस्टर्ड नहीं होता, तो ऐसे ट्रेडमार्क को हम कहते हैं पासिंग ऑफ एक्शंस, यानी कि हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो पासिंग ऑफ एक्शन वाला मिलता है। जैसे कि ऊपर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्रोसीडिंग की ऑप्शन मिल रही है रजिस्टर्ड पे, तो अनरजिस्टर्ड पे पासिंग ऑफ एक्शंस की ऑप्शन मिलती है। अब डिटेल से हम पासिंग ऑफ एक्शन इन्फ्रिंजमेंट पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले आपने मीनिंग ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेडमार्क को एक्सप्लेन करना है कि जो ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है उसके जो राइट्स मिलते हैं उसके हमने इन्फोर्समेंट की बात करनी है कि इन्फोर्समेंट मीन्स यूजिंग द लॉ टू मेक श्योर दैट नो वन रॉन्गली यूजेस अनदर पर्सनस ट्रेडमार्क। इट allows the owner to stop misuse, protect reputation and ask for money for the loss or caused by others। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट का मतलब ये कि लॉ खुद ओनर को प्रोटेक्शन इस तरह से देता है कि उसने जो ट्रेडमार्क बनाया है कोई भी बंदा उसकी बने हुए ट्रेडमार्क को गलत इरादे से ना यूज़ कर सकता है ना उसको कॉपी कर सकता है बगैर ओनर की परमिशन के। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब एक ट्रेडमार्क रजिस्टर हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी बंदा आपके रेपुटेशन को ख़राब नहीं करेगा। ज़ाहिर बात है, आपने अगर कोई ट्रेडमार्क बनाया है, कोई डिज़ाइन बनाया है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स का साइन अगर बना हुआ है, सबको पता है कि मैकडॉनल्ड्स का साइन है तो इट मीन्स वहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा। कोई भी बंदा अगर इस साइन को यूज़ करेगा बगैर मेन ओनर की परमिशन के, तो जब एक दफ़ा किसी और ने इस साइन को यूज़ किया और वहाँ खाना गंदा मिल रहा हो तो सब लोगों को लगेगा कि असल वाला ओनर भी यही खाना दे रहा है, जबकि ये बात नहीं, किसी और ने उसका साइन चोरी कर दिया है। तो यह जो साइन चोरी किया है यही ट्रेडमार्क होता है और इससे एक बिज़नेस की पहचान होती है। ठीक है, तो इसलिए ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन इसलिए देना चाहिए ताकि कोई भी बंदा किसी किस तरह के ट्रेडमार्क्स को यानी किस तरह के निशानों को
यूज़ ना करें अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उस तरह से दूसरे का बिजनेस भी ख़राब होगा आपके काम से। यानी कि एक बंदा है जो अनाड़ी है, उसे खाना सही से नहीं पक रहा, बट उसने दूसरे बंदे के बिजनेस का लोगो अपने वाले बिजनेस पे लगा लिया है और लोगों को लग रहा है कि जो मेन ओनर है उन्हीं का इतना गंदा खाना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैकडॉनल्ड्स जो ओरिजिनल है उनका खाना अच्छा है, लेकिन किसी और अनाड़ी बंदे ने उनका लोगो कॉपी करके गंदा खाना बेच रहा है। तो यही बात है कि ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ताकि कोई भी इस तरह से रेपुटेशन ना ख़राब करे किसी बिजनेसेस की उनका ट्रेडमार्क कॉपी करके। फिर आपने इन्फ्रिंजमेंट की मीनिंग देना है, फिर उसके एग्जांपल्स वगैरह देने हैं। इन्फ्रिंजमेंट हैपेंस व्हेन समवन यूजेस अनदर पर्सनस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और सिमिलर वन विदाउट परमिशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है कि हम किसी बंदे के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को उनके परमिशन के बगैर उस जैसा सेम बना लें, ठीक है, या उन्हीं का ही सेम यूज़ करें। मिसाल के तौर पे एक तो मैकडॉनल्ड्स वाला है, एज इट इज़ सेम यूज़ कर लिया किसी ने, या फिर ऑलमोस्ट मैकडॉनल्ड्स जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है, लेकिन दिखने में ऑलमोस्ट वो भी मैकडॉनल्ड्स जैसा ही लग रहा है। तो इस तरह से यानी कि एज इट इज़ सेम कर लेना या थोड़ा सा उसको चेंज करके यूज़ कर लेना, ये दोनों चीज़ें भी जो है राइट वायलेट करी उस बंदे की जिसका वो एक्चुअल में निशान है। यानी कि मैकडॉनल्ड्स का जो ओनर है उसका बिजनेस ख़राब इस तरह से हो सकता है कि दूसरे बंदे ने भी अगर इस डिज़ाइन को कॉपी किया या जैसे थोड़ा सा चेंज करके भी बना दिया तो भी ठीक नहीं है। इसलिए जब भी हमें बिज़नेस रन करना चाहिए तो हमें चाहिए कि हम अपने ट्रेडमार्क को थोड़ा डिफरेंट बनाएं ताकि वो यूनिक और अलग लगे दूसरों से। दिस कैन कन्फ्यूज द पब्लिक एंड हार्म द ओरिजिनल ओनर्स बिजनेस। अगर एक दफ़ा इस तरह के दो ट्रेडमार्क्स बन गए, यानी कि किसी और बंदे ने भी किसी की इसी तरह के ट्रेडमार्क को कॉपी कर लिया, तो जो मेन ओनर है उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है दूसरे बंदे की वजह से जिसने इसका ट्रेडमार्क कॉपी किया, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कॉपीइंग अ फेमस ब्रांड्स लोगो और नेम ऑन सिमिलर गुड्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी और बंदे का लोगो कॉपी कर लेना सेम ही पर्पज़ के लिए, कि मिसाल के तौर पे दूसरा बंदा जो है मेन ओनर जो है उसने मैकडॉनल्ड्स की रेस्टोरेंट खोला, वहीं पे किसी और बंदे ने भी मैकडॉनल्ड्स का लोगो कॉपी कर लिया और उसने भी रेस्टोरेंट खोल लिया। यानी कि ये भी मैकडॉनल्ड्स भी एक रेस्टोरेंट है, दूसरे बंदे ने भी रेस्टोरेंट खोला जो कि उसने मैकडॉनल्ड्स की परमिशन के बगैर उनका लोगो कॉपी कर लिया। इससे नुकसान हो जाता है मेन वाले ओनर को, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सिमिलर गुड्स मीन्स कि दोनों बंदे सेम ही चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो मेन ओनर है मैकडॉनल्ड्स का, वो जो है खाना बेचता है, यानी कि रेस्टोरेंट है वो, जो कि हम सबको पता है मैकडॉनल्ड्स एक रेस्टोरेंट है। वहीं पे कोई और बंदे ने अगर मैकडॉनल्ड्स को कॉपी किया लेकिन वो बेच खाना नहीं रहा बल्कि वो मैकडॉनल्ड्स का लोगो यूज़ करके बेच किताबें रहा है, फिर तो ऑब्वियसली हर चीज़ डिफरेंट होती है। लेकिन जो लोग सेम ही चीज़ कॉपी करते हैं और चीज़ भी सेम, खाना भी सेम ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फिर उस बंदे की रेपुटेशन ख़राब होगी जिनका मेन वो बिज़नेस है, मैकडॉनल्ड्स जिनका मेन बिज़नेस है, उनकी रेपुटेशन इस तरह से ख़राब होगी कि अगर दूसरे ने गंदा खाना बेच दिया या ऐसा खाना बेच दिया जो लोगों को बीमार कर रहा है तो लोग समझेंगे कि मैकडॉनल्ड्स वालों ने ही यही किया है, जबकि हकीकत में उन्होंने नहीं किया। यूजिंग अ ट्रेडमार्क ऑन पैकेजिंग विदाउट द ओनर्स परमिशन। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक डिज़ाइन बना रही हूँ, BMW गाड़ी है, ठीक है, ये उनका लोगो है। अब यहाँ पे जो BMW का लोगो है वो किसी की प्रोडक्ट पे वो तस्वीर लगी हुई है, सही है। प्रोडक्ट को छोड़ो, हम गाड़ी ही बना देते हैं। यहाँ पे ये गाड़ी है जो कि BMW वालों ने नहीं बनाई, किसी और कंपनी ने बनाई है, लेकिन वो जो कंपनी है वो क्या करी है, BMW के लोगों को अपनी गाड़ियों पे यूज़ करी है, जो कि गाड़ी है बेकार सी, लेकिन BMW का लोगो लगा दी। यानी कि BMW की गाड़ी एक ख़ास क्वालिटी की होती है, उसका इंजन भी बहुत तेज़ और स्ट्रांग होता है, वहीं पे जो गाड़ी बनाई है इस कंपनी ने वो बेकार है, लेकिन लोगो बगैर BMW की परमिशन के उन्होंने इस पे लगवा दिया है। यानी कि इनके परमिशन के बगैर उन्होंने इस बेकार सी गाड़ी पे उनका ही लोगो लगा दिया है। इससे किसकी बदनामी होगी, BMW वालों की होगी, क्योंकि फिर लोग समझेंगे इन्होंने इतनी गंदी गाड़ी बेचने है इतनी महंगी करके, ठीक है। इसलिए किसी के लोगों को हम बगैर उनकी परमिशन के अपने प्रोडक्ट्स पे भी नहीं लगा सकते। यूजिंग अ सिमिलर ट्रेडमार्क इन एड्स दैट मेक कस्टमर्स बिलीव द गुड्स आर फ्रॉम द ओरिजिनल ब्रांड। और जब भी जो आप टीवी पे इश्तिहार देखते हो, ठीक है, उस इश्तिहार पे भी अगर किसी मशहूर ब्रांड का लोगो लगा होगा तो लोगों को यही लगेगा कि वो लोगो उसी कंपनी का है, ठीक है, बजाय के मिसाल के तौर पे किसी और कंपनी ने उस शैम्पू की बॉटल को बनाया। अब यहाँ में मैं शैम्पू की बॉटल का नाम दे देती हूँ, सपोज सनसिल्क का मैं नाम दे देती हूँ, ठीक है, सनसिल्क।
सनसिल्क को बहुत लोग फॉलो करते हैं, सब लोगों को सनसिल्क की ब्रांड बहुत पसंद है। वहीं पे एक नई कंपनी आई है जिसने शैम्पू बनाया है, लेकिन उन्होंने सनसिल्क का लोगो अपने शैम्पू पे लगाया बगैर सनसिल्क की परमिशन के। तो लोगों को लगेगा कि ये शैम्पू भी सनसिल्क का है, जबकि ये एक नई कंपनी है और इसका जो शैम्पू है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों को यही लगेगा कि सनसिल्क वालों ने बनाया तो ये अच्छा ही होगा। तो यही नुकसान होता है कि आप चाहे इश्तिहार में अपने प्रोडक्ट पे लोगो लगा दो, ट्रेडमार्क लगा दो किसी कंपनी का बगैर परमिशन के, या प्रोडक्ट पे लोगो लगा के बेचने की कोशिश करो या उस जैसा सेम बना लो, तो इन सब में नुकसान हो सकता है मेन मालिक को। हु कैन फाइल अ केस? ओनली द ओनर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन फाइल द इन्फ्रिंजमेंट केस इन द कोर्ट, यूजुअली इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द हाई कोर्ट। सिर्फ मालिक ही जिसका ट्रेडमार्क है वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में अपनी कंप्लेंट की शिकायत कर सकता है। व्हेन अ ट्रेडमार्क इज कंसिडर्ड इन्फ्रिंज्ड, यानी कि कब कोर्ट को लगता है कि ट्रेडमार्क के राइट्स इन्फ्रिंज्ड हुए हैं, यानी कि किसी और ने बगैर परमिशन के किसी के लोगों को यानी कि ट्रेडमार्क को यूज़ किया, कब उस पर इन्फ्रिंजमेंट हुई। ठीक है, आपने इसमें आइडेंटिकल मार्क फॉर द सेम गुड्स, इफ समवन यूजेज द एग्जैक्ट सेम मार्क फॉर द सेम काइंड ऑफ गुड्स और सर्विस, इट इज क्लियर इन्फ्रिंजमेंट। यानी कि अगर किसी और बंदे ने आपका ही लोगो कॉपी किया तो साफ तौर पे उस बंदे ने आपके राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट कर दी, यानी कि आपके राइट्स ख़राब किए, आपके राइट्स तबाह किए। इन्फ्रिंजमेंट का यही मतलब होता है। तो ये क्लियर साइन देखने को मिल रहा है कि एक बंदे ने कॉपी किया सेम लोगो, सही है, अपने प्रोडक्ट्स के लिए। दूसरी निशानी ये है कि सिमिलर मार्क कॉजिंग कन्फ्यूजन, यानी कि जो प्रोडक्ट है किसी और का जो कि उस कंपनी का नहीं है जिनका प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पे सनसिल्क का जो शैम्पू है, वहीं पे जो नया ब्रांड है उन्होंने भी सनसिल्क के ही लोगों को अपने पे लगाया हुआ, जबकि उनका ब्रांड वो नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कस्टमर्स को कि कस्टमर इसको सनसिल्क का ही ब्रांड समझेगा क्योंकि उन्होंने उसी का ही ट्रेडमार्क लगाया हुआ है, सही है। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, ये भी एक तरह की इन्फ्रिंजमेंट है। यानी कि इन्फ्रिंजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अगले ने कॉपी किया, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब ये भी है कि आपको अगर हल्का सा भी लगे कि इस पे सनसिल्क जैसा ही लोगो लग जाए, बेशक ज़रूरी ना हो कि सनसिल्क जैसा ही हो, क्या पता सेंटेंसेस चेंज हो, लेकिन साफ तौर पे सनसिल्क जैसा ही दिख रहा हो, ठीक है। अगले बंदे सपोज ये सनसिल्क का ये नेम है, ठीक है, ये ओरिजिनल लोगो है, वहीं पे किसी और बंदे ने जब इसको कॉपी किया तो उसने इस तरह से कॉपी कर दिया, देखिए सन कर दिया और छोटा सा करके उसने यहाँ पे सिल्क लिख दिया, यानी कि जहाँ सनसिल्क इकट्ठे आया है वहाँ पे उसने सनसिल्क इस तरह से करके लोगो बना दी, यूं करके शेप दे दी है लोगों को, ताकि लगे कि ये फ़र्क है। बट फ़र्क कैसे लगेगा? सन भी नाम दे दिया उसने, सिल्क भी दे दी, तो लोगों को लगेगा कि ये सनसिल्क की ही ब्रांड है, ठीक है। बेशक आप ओरिजिनल वर्ड्स नहीं कॉपी कर रहे, लेकिन उस जैसे वर्डिंग्स को यूज़ तो कर रहे हो, तो ये चीज़ भी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। यानी कि आप एज इट इज़ कॉपी नहीं करते, थोड़ी सी उसमें चेंजेस भी कर लो, तब भी लोगों को लगेगा कि ये ब्रांड उसी का है, तो ये भी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स होती है। यूज़ ऑन पैकेजिंग एंड एडवर्टीजमेंट, और जब भी कोई इंसान किसी के लोगों को या ट्रेडमार्क को पैकेजिंग के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ करता है बगैर परमिशन के, तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट होती है। उसके अलावा यूज़ इन बिजनेस नेम, और बिज़नेस को चलाने के लिए, मिसाल के तौर पे एक बंदा ने नया शैम्पू की कंपनी खोली, उसका बिज़नेस सही से नहीं चल रहा, तो वो क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है इस तरह से कि सब लोगों को कह रहा है मैं तो सनसिल्क का शैम्पू बेचता हूँ, जबकि वो नहीं बेचता। तो इस तरह से वो फ्रॉड करके किसी और ब्रांड को अपने ब्रांड का नाम दे के यूज़ करे, तो ये चीज़ भी बिज़नेस की इन्फ्रिंजमेंट होती है, जिससे क्या होता है कि जो मेन बिज़नेस ओनर है उसने राइट्स वायलेट किए हैं, उसने उसका ट्रेडमार्क यूज़ किया। ट्रेडमार्क सिर्फ लोगो नहीं होता, ट्रेडमार्क्स में नेम भी शामिल होते हैं। सनसिल्क एक नेम है, वो नेम भी एक ट्रेडमार्क होता है, जो कि मैं उस पहली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, जो फर्स्ट वाली है। डिफेंसेस अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट, डिफेंसेस अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है कि जिस बंदे ने किसी और बंदे के ट्रेडमार्क को कॉपी किया है, तो जिसने कॉपी किया है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, यानी कि अपने बारे में सफाई देने के लिए कोर्ट में क्या बोलेगा ताकि वो बच सके, ताकि उसका बिजनेस बच सके। तो सबसे पहले तो वो ये कहेगा कोर्ट में कि जिस बंदे का उसने ट्रेडमार्क कॉपी किया है वो सही तरीके से रजिस्टर्ड नहीं हुआ, यानी कि जो मेन ओनर है जिसकी इसने नकल मारी है, अगर ये बंदा उस मेन ओनर के बारे में कह देता है कि इसने अपने ट्रेडमार्क को वैलिड तरीके से यानी कि दुरुस्त तरीके से रजिस्टर नहीं किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस बंदे का लोगो इसको मिल सकता है और इसको सज़ा नहीं मिलेगी जिसने कॉपी की थी। यानी कि इसने इसके ट्रेडमार्क को कॉपी किया थी, अपने आप को बचाने के लिए कह सकता है कि इस बंदे ने अपने ट्रेडमार्क को सही तरीके से रजिस्टर नहीं किया, और साथ में प्रूफ भी देगा कि किस तरीके से
इसने सही तरीके से रजिस्टर नहीं किया तो उसको प्रूफ भी देना होगा। अगर ये रीज़न नहीं है तो ये भी कह सकता है द मार्क यूज्ड वाज डिफरेंट एंड नॉट कन्फ्यूजिंग, यानी कि ये कोर्ट में ये भी कह सकता है कि जो मैंने साइन यूज़ किया है वो इस जैसा नहीं है, मेरा वाला डिफरेंट है और मेरे वाले डिफरेंट होने की वजह से सेम नहीं है तो आप मुझे सज़ा नहीं दे सकते। तो इस तरह से भी ये बच सकता है। उसके अलावा द मार्क वॉज यूज ऑनेस्टली टू डिस्क्राइब गुड्स, और इसने जो डिज़ाइन यूज़ किया है वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया है जो कि इसके प्रोडक्ट के साथ मैच भी करे हैं, तो कोर्ट फिर इसको सज़ा उस पर नहीं दे सकती। यानी कि जो इसने डिज़ाइन यूज़ किया है वो थोड़ा सा चेंज भी है और उसने अपने बिजनेस के हिसाब से ही उसको चुना है, तो ज़ाहिर ही बात है कोर्ट फिर वहाँ पे भी उसको डिफेंड कर सकती है। ये खुद को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में इस तरह से कह सकते हैं। उसके अलावा द मार्क वॉज यूज विद परमिशन ऑफ द ओनर, और ये कह सकता है कि मैंने ओनर से परमिशन लेके ही उसी के ट्रेडमार्क को अपने बिजनेस में यूज़ किया है। और अब देखो मिसाल के तौर पे ओनर इसके खिलाफ अगर कोर्ट में गया है ये कह के कि इसने मेरा ट्रेडमार्क बगैर परमिशन के यूज़ किया है और ये कहता है कि ओनर ने मुझे खुद कहा था यूज़ करने के लिए, तो अगर इसने अपने आप को बचाना है तो उसको प्रूफ भी देना होगा कि ओनर से इसने इजाज़त कब ली, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, कोई कॉल में बात हुई होगी, वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाए, कुछ ना कुछ सुनाए या दिखाए कोर्ट को, ताकि कोर्ट को यकीन हो जाए कि हाँ मालिक ने वाकई में जो है इसको परमिशन दी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो वो बंदा जिसने कॉपी किया वो बच सकता है, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है कोर्ट में। नेक्स्ट हेडिंग इज रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट। If the court finds that infringement happened, it can order injunction. The court can stop the person from using the trademark anymore. अब यहाँ पे जो रेमेडीज़ हैं, जो सोल्यूशन है वो उसको दिया जा रहा है जो मालिक है, यानी कि जो ट्रेडमार्क का मालिक है उसी की अगर किसी ने ट्रेडमार्क को यूज़ किया है तो उसको क्या रेमेडीज़ मिलेंगी, रेमेडीज़ मीन क्या सोल्यूशंस मिलेंगे कि वो इस तकलीफ़ से निकल सके। अब सबसे पहली चीज़ जो है वो कोर्ट क्या करेगी, इंजंक्शन ऑर्डर पास करेगी। इंजंक्शन जो है एक ऑर्डर होता है कोर्ट का, ये एक ऐसा ऑर्डर होता है जो किसी पे भी अगर कोर्ट लगा दे तो वो बंदा जो है वो काम करने से रुक जाता है, इसको कहते हैं किसी को रोकना, तो वो होता है इंजंक्शन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अगर वो बंदा कोर्ट के कहने के बाद भी अगर वो काम करेगा तो उस बंदे को जेल हो सकती है और उसको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने लिखना है द कोर्ट स्टॉप्स द पर्सन फ्रॉम यूजिंग द ट्रेडमार्क एनी मोर, यानी कि कोर्ट उस बंदे को रोक सकती है जिसने कॉपी किया कि वो ट्रेडमार्क यूज़ नहीं करेगी आइंदा कभी भी। डैमेजेस और कंपनसेशन, जिस बंदे ने ट्रेडमार्क जो है यूज़ किया वो पैसे दे मालिक को क्योंकि उसने बगैर परमिशन के ट्रेडमार्क को यूज़ किया। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, और उस बंदे ने जो ट्रेडमार्क यूज़ करके उसी जैसे ही सेम प्रोडक्ट्स बनाने की भी कोशिश की, अगर प्रोडक्ट्स बना दिए हैं तो उन प्रोडक्ट्स को भी तबाह कर देना चाहिए, ये कोर्ट हुक्म देगी उस बंदे को जिसने ट्रेडमार्क भी यूज़ किया है और उस जैसे सेम प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, द इन्फ्रिंजर may have to give up any money earned by using the trademark wrongly। जो इन्फ्रिंजर है जिसने राइट्स वायलेट किए हैं ओनर के, कॉपी किया है उसका ट्रेडमार्क, ठीक है, तो वो जिस बंदे ने कॉपी किया है उसको अब जितने उसने पैसे कमाए हैं उस ट्रेडमार्क से वो सारे के सारे पैसे अब उसको उस बंदे को देने हैं जो मेन मालिक है, यानी कि उस इन्फ्रिंजर ने मेन ओनर के ट्रेडमार्क यूज़ करके जो पैसे कमाए हैं वो सारे पैसे अब उसको मालिक को देने होंगे, ये भी सज़ा मिल सकती है। सही है, अब हमारा स्टार्ट हो जाता है पासिंग ऑफ एक्शंस। पासिंग ऑफ एक्शंस उन ट्रेडमार्क्स के लिए होता है जिन को रजिस्टर नहीं किया जाता। सबसे पहले हमने पासिंग ऑफ एक्शन का मीनिंग देना है। पासिंग ऑफ प्रोटेक्ट्स अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, इट मीन्स pretending that your goods are same else goods to trick customers. It protects the goodwill and reputation of the businesses. पासिंग ऑफ का मतलब ये है कि ऐसा बिजनेस जिसने एक तरह का ट्रेडमार्क तो बनाया है लेकिन उनके ट्रेडमार्क ने जो है रजिस्ट्री नहीं हासिल की, यानी इस बिज़नेस ओनर ने ट्रेडमार्क बनाने के बाद उसको रजिस्टर नहीं कराया। लेकिन अब हुआ पता है क्या है कि इनका जो बिज़नेस है वो बड़ा लाजवाब चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, फिर किसी और बंदे ने इन्हीं के ट्रेडमार्क को कॉपी करके वही सेम बिज़नेस चलाने की कोशिश की, तो ये लोग कोर्ट में जाके शिकायत कर सकते हैं कि हमारे ट्रेडमार्क को जो है कोई और बंदा यूज़ कर रहा है। अच्छा, जो कोर्ट है या जो इदारा है वो देखेगी कि क्या ये लोग जिनका ट्रेडमार्क कॉपी किया गया है क्या रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है तब भी कोर्ट इनको इस तरह से सपोर्ट करेगी कि कोर्ट देखेगी कि जो इनका बिज़नेस है क्या वो अच्छा चल रहा है कि नहीं। देखो, ट्रेडमार्क रजिस्टर हो ना हो
वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर बिजनेस ओनर जिसने ट्रेडमार्क बनाया है उसका जो बिजनेस है लोगों को फ़ायदा दे रहा है, लोग सेटिस्फाइड हैं उनके प्रोडक्ट से, खुश हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन पे बगैर रजिस्ट्री के भी ओनर को राइट्स इस तरह से मिल जाएंगे कि दूसरे बंदे को रोका जाएगा कि आपने पासिंग ऑफ एक्शन किया है। यानी कि जो दूसरा बंदा उसको कहेंगे आप अपने बिजनेस को बंद करें क्योंकि आपने फ़लाँ बंदे के ट्रेडमार्क को यूज़ किया है, फ़लाँ बंदे जैसा आप काम कर रहे हैं आप नहीं कर सकते। और ये तभी पॉसिबल है कि जो ट्रेडमार्क जो कॉपी किया गया, जो रजिस्टर नहीं है, उनका बिज़नेस अच्छा हो, जो लोगों को फ़ायदा दे रहा हो। तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है। अगर बिज़नेस फ़ायदेमंद ना हो तो 90% चांसेस है कि ऐसे लोगों का ट्रेडमार्क अगर कॉपी भी कोई करेगा तो कोर्ट उस जगह पे मदद नहीं करेगी। तो शर्त यही है कि जो ट्रेडमार्क यूज़ किया जा रहा है बिज़नेस में वो अच्छा होना चाहिए, लोगों को फ़ायदा दे। तो इसमें हमने मीनिंग जब बता दिया तो इसमें ये बताना है कि जो ट्रेडमार्क जो कॉपी किया जा रहा है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो ओनर है उसका काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई और बंदा उसके काम को कॉपी करता भी है तो वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट भी कहेगा कि ठीक है इस बंदे का रिकॉर्ड अगर देखा जाए जिसका ट्रेडमार्क कॉपी किया जा रहा है उनका बिजनेस बड़ा लाजवाब है, तो ऐसे मामले में कोर्ट फिर अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पे भी फ़ायदा दे देती है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे गुडविल का क्या मतलब है और रेपुटेशन का। देखें, एक जो बिज़नेस है ना, अगर वो बिज़नेस बड़ा ही लाजवाब और अच्छा चल रहा हो, यानी कि उसकी रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल यानी कि अच्छी नीयत के लिए बनाया गया है, तो फिर ऐसे ट्रेडमार्क को भी कोर्ट जो है सपोर्ट करेगी जो बेशक रजिस्टर्ड ना भी हो। वही सेम बात जो मैं पहले बता चुकी हूँ, दोबारा मैंने 2 या 3 दफ़ा दोहरा दी है। पर्पज़ ऑफ पासिंग ऑफ, the aim of passing off is to stop dishonest traders from copying another person's brand, design or name, foolingly the public। यहाँ पे कह रहे हैं कि पासिंग ऑफ का मकसद इसलिए बनाने का ताकि बेशक एक ट्रेडमार्क रजिस्टर ना भी हो तब भी कोई और बंदा ये ना सोचे कि फ़लाँ बंदे ने अपना जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया तो मैं जब दिल चाहूँ उसका ट्रेडमार्क यूज़ करूँ। तो इससे भी रोका जाता है अगलों को, क्योंकि देखो अगर आप अगला बंदे ने अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया फिर भी उसका जो कारोबार है वो बड़ा लाजवाब चल रहा है और उसका जो बिज़नेस है वो अच्छा ग्रो कर रहा है, लोग उसके बिज़नेस से सेटिस्फाइड हैं और उसने अच्छी नीयत से वो बिज़नेस बनाया, लोगों को फ़ायदा दे रहा है, उसकी रेपुटेशन भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो इस वजह से भी वो ट्रेडमार्क रजिस्टर हो ना हो तब भी वो कोर्ट में जाके दूसरे बंदे के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जिन्होंने उनके ट्रेडमार्क को कॉपी किया ये सोच के कि ये रजिस्टर नहीं है। यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, ताकि कोई भी बंदा इन लोगों के साथ बुरा ना सलूक करे। मेन एलिमेंट ऑफ पासिंग ऑफ, एलिमेंट्स ये होने चाहिए कि गुड विल होनी चाहिए, यानी कि जिस बंदे का ट्रेडमार्क कॉपी हुआ है उसने किसी अच्छी नीयत से, किसी अच्छे विल की मदद से उस ट्रेडमार्क को बनाया हो, यानी कि अच्छी नीयत से ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है, यानी कि उसका कारोबार अच्छा चल रहा है, लोगों को फ़ायदा दे रहा है, यही चीज़ होती है गुड विल। द बिजनेस हैज़ द गुड नेम एंड रेपुटेशन, यानी कि जो बिज़नेस है उसका एक अच्छा नाम बना हो, एक अच्छी रेपुटेशन हो, लोग जो है उस बिज़नेस को सपोर्ट करें। जैसे कि एक बंदे ने मैकडॉनल्ड्स की ब्रांच बनाई है, ठीक है, काफ़ी साल पहले बनी थी, अब तो बहुत मशहूर हो गया है मैकडॉनल्ड्स, तो अभी भी लोग उसको सपोर्ट करेंगे। लाइक कहीं पे भी बना होगा लोग कहेंगे कि ठीक है इधर ही जाके हम खाना खाएंगे। कोई और एग्जांपल देती हूँ कि एक BMW गाड़ी है, ठीक है, अब उनका सपोज अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं भी हुआ लेकिन लोग जो उनके बायर्स हैं उनको जब पता है कि इनकी गाड़ियाँ बड़ी लाजवाब है, बड़ी अच्छी बनाते हैं और मतलब हर तरह से सेटिस्फाइड है उनके कस्टमर, तो यही वजह है कि वो ट्रेडमार्क का रेपुटेशन बहुत अच्छी बन जाती है उनके काम से, उनके प्रोडक्ट से, बेशक वो ना भी रजिस्टर हो। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए पासिंग ऑफ का एक्शन जो मालिक है वो ले सकता है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पे, ठीक है। मिसरेप्रेजेंटेशन, the other person is pretending that their goods are from the same businesses। जो अच्छा रेपुटेशन वाला जो बंदा है ना, अच्छा रिप्रेजेंटेशन वाला जो बंदा है वो कह सकता है कोर्ट में जाके कि फ़लाँ बंदा मेरे ट्रेडमार्क को और मेरे ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स को अपने नाम से यूज़ कर रहा है जिस पर लोगो या ट्रेडमार्क मेरा यूज़ किया जा रहा है। वही सेम बात यहाँ पे आपने बतानी है कि जो दूसरा बंदा है वो मिसरिप्रेजेंटेट कर रहा है, यानी कि लोगों को ये बता रहा है कि वो वाले लोग भी हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जबकि ये हकीकत है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि एक शैम्पू है सनसिल्क का, या मैं डव साबुन कर देते हैं, डव साबुन है, ठीक है। अब सपोज इनकी कंपनी या ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हुई हुई, जो इनकी ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर नहीं हुई हुई इस डव साबुन की, वहीं पे किसी और बंदे ने भी डव बनाया लेकिन उसका साबुन बिल्कुल थर्ड क्लास और गंदे क्वालिटी का है बट नाम उस पर डव का लगा दिया है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि डव जो ओरिजिनल है उन्होंने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं किया, वहीं पे किसी और बंदे ने जब देखा कि ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हुआ तो उन्होंने भी डव वाला साबुन बना दिया जो कि थर्ड क्लास क्वालिटी का था। तो लोग फिर
इस साबुन को जब खरीदेंगे तो वो कहेंगे कि डव वालों ने कितना गंदा साबुन बनाया, जो कि ये हकीकत नहीं है। जो ओरिजिनल डव वाले लोग हैं जिन्होंने बनाया वो तो अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। यही वजह होती है कि जो ओरिजिनल ओनर है, बेशक उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना भी हो, तो वो कोर्ट में जाके शिकायत कर सकता है कि फ़लाँ बंदे ने मेरे चीज़ को जो है यूज़ कर रहा है, यानी कि मेरे नाम को या कोई भी चीज़ ट्रेडमार्क हो गया या कोई भी चीज़ जो इस बंदे की ज़ात के साथ रिलेट कर रही है, इसके बिजनेस के साथ रिलेट कर रही है। तो फिर इससे क्या होता है, लोगों को लगेगा कि भाई ये बंदा ही गंदा प्रोडक्ट बेच रहा है, जो कि हकीकत में नहीं है, कोई और बंदा इसका नाम यूज़ कर रहा है। इसी को हम कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन करना, यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनको गलत चीज़ देना। फिर आता है डैमेज। द ओरिजिनल बिजनेस सफर्स लॉस और डैमेजेस बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन, यानी कि जब दो बिजनेस ओनर्स अलग अलग सेम ही नाम यूज़ करेंगे और जो पहला वाला ओनर है जिसने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया और वो कई सालों से चल रहा है, कई सालों से उसका काम लोग पसंद करें, वहीं पे एक और ब्रांच बन जाती है, तो लोगों को लगेगा कि ये भी इन्हीं की ब्रांच है, जो कि हकीकत में नहीं है, किसी और बंदे ने बनाई है। तो ये चीज़ क्या करती है, लोगों के बीच कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो इसी वजह से जो मेन ओनर है जिन्होंने इस बिज़नेस को पहले स्टार्ट किया, उनका काम भी अच्छा है, बेशक उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर ना भी हो, तब इस कोर्ट इनको सपोर्ट करेगी और दूसरे बिजनेस ओनर को उनका कारोबार रुकवा देगी, उनसे कहेगी कि आपने जो कॉपी की है इनको जो कॉपी किया इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं पासिंग ऑफ की, यूजिंग सिमिलर पैकेजिंग और कलर्स टू कॉपी अनदर ब्रांड, यानी कि आप दूसरे ब्रांड को कॉपी करने के लिए उनका सेम पैकेजिंग स्टाइल कॉपी कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल में आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको सही लगे। कॉपीइंग अ पॉपुलर स्लोगन और डिज़ाइन टू अट्रैक्ट द सेम कस्टमर, यानी कि जो दूसरे जो मेन ओनर है ना, वह एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाते हैं, इश्तिहार बनाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वहीं भी कोई और बंदा भी सेम अगर इश्तिहार यूज़ करे तो वो चीज़ भी गलत मानी जाएगी। ठीक है, इस तरह से किसी भी इंसान के बिजनेस के आइडियाज़ कॉपी करना जिससे अगलों को ये फील हो कि ये जो ब्रांड है ये भी उन्हीं के, जबकि हकीकत में नहीं है, तो ये चीज़ जो है सही हरकत नहीं होती। तो आपने एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे देनी है। डिफेंसेस आप दे सकते हैं पासिंग ऑफ के। अब ये डिफेंसेस कौन लेगा, वो बंदा लेगा जिसने नकल मारी है, यानी कि जिस बंदे ने कॉपी किए दूसरे के बिजनेस को, ये डिफेंसेस उसको हेल्प करेगा। रेमेडीज़ फॉर पासिंग ऑफ, और जो ये वाली हेडिंग है ये उस बंदे को हेल्प करेगा जो मेन मालिक है जिसके ट्रेडमार्क को यूज़ किया गया। अब यहाँ पे आप दोनों में फ़र्क देख लें, ये जो ट्रेडमार्क है और एक ये ट्रेडमार्क है, ये वो बंदा है जिसने इस बंदे के ट्रेडमार्क को यूज़ किया है अपने बिजनेस में, सही है, और ये वो बंदा है जिसने ओरिजिनल ट्रेडमार्क बनाया। ठीक है, तो इसलिए जो डिफेंसेस वाले ऑप्शन है वो उस बंदे की हेल्प करते हैं जिसने चोरी की, और रेमेडीज़ उसकी हेल्प करते हैं जिसकी चोरी हुई ट्रेडमार्क। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स देने हैं। द पर्सन एक्यूज कैन डिफेंड बाय सेइंग दे यूज्ड देयर ओन मार्क ऑनेस्टली, जो डिफेंड हुआ है यानी कि जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा है कि उसने ट्रेडमार्क किसी का चोरी किया है, वो ये कह सकता है कोर्ट में कि उसने अपने खुद का ही ट्रेडमार्क बनाया है। थोड़ी बहुत इसमें सिमिलैरिटीज़ लग रही हैं, बट ये हकीकत में इनका अपना ही ट्रेडमार्क है जो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के लिए बनाया है। ठीक है, जो उनके प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल रिलेट नहीं करता। अगर वो ये कह देते और प्रूफ कर देते तो ऐसे लोग बच जाएंगे। देयर मार्क इज़ क्लियरली डिफरेंट, और अगर उनका मार्क कम्प्लीटली तौर पर डिफरेंट है उनसे, तब भी वो बच सकते हैं। देयर वॉज नो रियल कन्फ्यूजन अमंग द कस्टमर्स, और कस्टमर्स के बीच कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं। सपोज इनका ट्रेडमार्क सेम है लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो इनके प्रोडक्ट से डिफरेंट है। सपोज ये वाली कंपनी साबुन बेचती है, वहाँ पे जो ये वाली कंपनी है वो जूते बेचती है, तो ये तो बहुत बड़ा फ़र्क हुआ ना। तो अगर इस तरह का फ़र्क है तो इस तरह से भी ये बंदा बच सकता है जिसने नकल मारी है। अब हम पढ़ने लगे रेमेडीज़ फॉर पासिंग ऑफ। द कोर्ट कैन गिव द फॉलोइंग रेमेडीज़: इंजंक्शन, डैमेजेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड। ये वो सेम रेमेडीज़ है जो हम पहले भी पढ़ते रहे हैं। इंजंक्शन में हमने बताना है कि जब कोर्ट को देखा कि किसी और बंदे ने किसी और के ट्रेडमार्क को यूज़ करके बिजनेस चला रहा है, तो फिर ऐसे बंदे को रोका जाता है। इंजंक्शन ऑर्डर पास होता है ऐसे बंदे पे कि वो किसी और के बिजनेस को कॉपी नहीं कर सकता, यानी कि किसी और के ट्रेडमार्क को कॉपी नहीं कर सकता। फिर आता है डैमेजेस, पे फॉर द लॉस कॉज्ड। डैमेजेस में ये बताना है कि जिस जो ओनर है ना मेन, उसके अगर ट्रेडमार्क को यूज़ करके कोई और बंदा मशहूर हो रहा है, तो जिसने उसकी नकल मारी है वो बंदा फिर पैसे देगा मेन ओनर को जिसका ट्रेडमार्क यूज़ हो रहा है। तो ये होता है डैमेजेस पे करना, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारे कस्टमर इसके पास नहीं आ रहे, दूसरे के पास आ रहे हैं, ये सोच के कि ये वाले लोग भी वही सेम है, तो इस वजह से जो मेन ओनर है उसको नुकसान पहुंच रहा है। फिर आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, रिमूव और डिस्ट्रॉय ऑल कॉपीड गुड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस बंदे ने भी किसी और के ट्रेडमार्क को यूज़ करके उसी जैसा सेम प्रोडक्ट्स भी बनाया है, तो जिसने उसके प्रोडक्ट्स को भी कॉपी किया और ट्रेडमार्क को भी कॉपी किया, उनको चाहिए कि वो सब कुछ तबाह कर दे, ख़त्म कर दें, क्योंकि उन्होंने बगैर परमिशन के मेन ओनर की सारी चीज़ें कॉपी की हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे हमने बतानी है। फिर हमने डिफरेंस देना है इन्फ्रिंजमेंट का और पासिंग ऑफ का। इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ को आप इस तरह से लिखेंगे
फिर आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताना है फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फिर आपने बताना है कि इन्फ्रिंजमेंट तब होती है जब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को कोई ख़राब करे। पासिंग ऑफ तब होती है जब कोई अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को ख़राब करे। लॉ टाइप्स आपने इसमें बतानी है कि जो इन्फ्रिंजमेंट है वो लॉ के मुताबिक होती है, यानी कि ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001, यानी कि कोई भी ऐसे बंदे के ट्रेडमार्क को ख़राब कर रहा है या नुकसान देने की कोशिश कर रहा है जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो, इस लॉ के अंडर वहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट यूज़ की जाती है। यानी कि जिस बंदे का नुकसान हुआ वो कोर्ट में जाके इन्फ्रिंजमेंट वाला केस पास कर सकता है उस बंदे के ऊपर जिसने ट्रेडमार्क कॉपी किया। पासिंग ऑफ के ऊपर कौन सा लॉ यूज़ होता है? बेस्ड ऑन कॉमन लॉ, यानी कि इस पे जज अपनी मर्जी से फैसला दे सकता है। इस पे कॉमन लॉ लिखा हुआ है, क्योंकि कॉमन लॉ अगर आपने नहीं पढ़ा या याद नहीं है तो कॉमन लॉ में मैंने यही समझाया था कि कॉमन लॉ जज मेड लॉज होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, राइट। तो प्रेसिडेंट्स जो जज के बनाए हुए पुराने लॉज हैं उसी के ऊपर जो है पासिंग ऑफ का डिसीजन दिया जाता है, यानी कि जज अपनी मर्जी से अपने दिमाग को यूज़ करके पासिंग ऑफ के मुताबिक फैसला देगा। फिर आता है प्रूफ नीडेड। यहाँ पे कह रहे हैं अगर इन्फ्रिंजमेंट हो जाए तो वहाँ पे ओनली नीड टू शो अनऑथराइज्ड यूज़। यहाँ पे सिर्फ जो मालिक इतना बता दे कि दूसरे बंदे ने इलीगल तरीके से बगैर परमिशन के मेरा ट्रेडमार्क यूज़ कर लिया तो ये काफ़ी है उस बंदे को जेल में डालने के लिए जिसने ट्रेडमार्क यूज़ किया है, ठीक है। अब पासिंग ऑफ में प्रूफ कैसे देना है? मस्ट शो गुड विल, मिसरिप्रेजेंटेशन और डैमेजेस, यानी कि जिस बंदे का ट्रेडमार्क कॉपी करके जिसका बिजनेस की जो गुड विल है, अच्छी नीयत है, वो ख़राब हो रही है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने बिज़नेस बनाया, उसका ट्रेडमार्क तो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसका बिजनेस इतने अच्छे चल रहे हैं कि लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, लोग भी सेटिस्फाइड हैं, लेकिन किसी और बंदे ने उसी का नाम अगर कॉपी किया और वो उसके बिज़नेस का नुकसान दे रहा है, यानी कि वो प्रोडक्ट्स इतने गंदे बना रहा है कि लोगों को लग रहा है कि वही बंदा गंदे प्रोडक्ट बना रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं, क्योंकि उसने तो कॉपी किया इसके बिज़नेस को। तो ये क्या कर रहा है कि बिज़नेस का नुकसान हो रहा है। उसके अलावा मिसरिप्रेजेंटेशन दे रहा है। वही सेम बातें जो हमने ऊपर पढ़ी थी वही सेम बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपने एग्जाम्पल दे देना है। इन्फ्रिंजमेंट में एग्जाम्पल है कि आप किसी और बंदे ने ट्रेडमार्क कॉपी कर लिया है, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ट्रेडमार्क और लोगो सेम ही होता है। पासिंग ऑफ में हमने बताना है कॉपिंग द लुक और स्टाइल ऑफ द ब्रांड, यानी कि पासिंग ऑफ में हमने ये प्रूफ करना है कि अगले बंदे ने आपका स्टाइल या लुक जो है या ब्रांड जो है कॉपी किया है, यानी कि आपका जो ट्रेडमार्क है, जो लोगो हो गया, या जिस तरह से आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट को पैक करते हो, ये सारा कुछ अगले ने कॉपी किया, तो यही चीज़ प्रूफ होती है, एग्जाम्पल होती है इसकी। कंक्लूजन में जो भी ऊपर पढ़ा था वो हमने दोबारा से शॉर्ट करके दोहरा देना है।